कल हम लोग क्लास 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। हमारा दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा तथा आवेश। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो हम लोग अपने पहले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, क्या है आखिर ये चैप्टर। हम अपने चारों ओर देखते हैं, सारे तरफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, और आजकल तो लॉकडाउन के समय में पढ़ाई के लिए भी हमको कहीं ना कहीं से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वे सारे हमारा रिमोट है, बाइक रिमोट से चलता है, गाड़ी है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम पर ही चलते हैं। आधुनिकता की बात छोड़ दीजिए, प्रकृति की बात लीजिएगा तो प्रकृति में भी जो बिजली चमकता है, ज्वार भाटा उठता है, यह सारे कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत और चुंबकत्व से दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कब हुई है तो 600 ईसा पूर्व ग्रीक के एक जगह ग्रीक के मिलेटस के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम वैज्ञानिक नहीं, दरअसल इन्हें दार्शनिक कहा जाता है, जिनका नाम थेल्स था। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक के मिलेटस स्थान के एक दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने 2 अलग अलग प्रयोगों को संपन्न किया। उनका पहला प्रयोग क्या था कि अंबर है, यह अंबर है, और इस अंबर को जब उलेन या सिल्क, इस अंबर को जब उलेन यानी ऊनी कपड़े या रेशमी वस्त्र से रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या हल्की वस्तुओं को यह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरा प्रयोग इनका था कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला, जिसे हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं, या आज के डेट में हम लोग उसको मैग्नेट भी कहते हैं। इस मैग्नेट को जब लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं, ये हमारा आयरन फिलिंग्स है, लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं, इसके जब संपर्क मिलाया जाता है तो ये इसको आकर्षित करता है। प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाएं मनुष्य को किसी न किसी तरह से आकर्षित करती है, और यही आकर्षण विभिन्न आविष्कारों और खोज की वजह होता है। अब देखिए, अंबर को जब सिल्क या उलेन से रगड़ा गया तो यह हल्की वस्तु, कोई भी हल्की वस्तु जो होती थी, इसको अपनी ओर आकर्षित करता था। यह देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पत्थर, जब वह लोहे के छोटे छोटे कणों के संपर्क में आता था तो वह उसको आकर्षित करता था। इस दोनों प्रयोगों को थेल्स के द्वारा संपन्न किया गया। इस प्रयोग की जो व्याख्या है वह इलेक्ट्रिसिटी से है, यानी विद्युत आवेश विद्युत धारा होती है। इस दोनों के बीच एक आवेश उत्पन्न होता है अंबर और उलेन सिल्क क्लॉथ को रगड़ने से, और इसी आवेश की वजह से ये छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अंबर से आकर्षित होते हैं। यह जो मैग्नेट है, इसमें चुंबकत्व है। आयरन जो है वह एक चुंबकीय पदार्थ है, यह चुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए यह चुंबक से आकर्षित हो जाता है। लगभग 2 दशकों तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, दोनों को फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग शाखाओं के रूप में पढ़ा गया। लेकिन
हमारे एक वैज्ञानिक थे, ओर्स्टेड इन 1820, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। उन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने जोड़ दिया एक तार को और इस तार के आसपास उन्होंने एक चुंबकीय सुई को रखा। यह प्रयोग उन्होंने फिजिक्स के लेक्चर के वक्त बच्चों को दिखाने के लिए किया था। इस तार के आसपास जब उन्होंने चुंबकीय सुई को रखा, इस तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपण को दर्शाती है। यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न था, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा और चुंबकत्व दोनों को दो अलग अलग विधाओं के रूप में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ देखिए, यह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यह इलेक्ट्रिसिटी है। चुंबकीय सुई विक्षेपण करती है चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि चुंबकत्व और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए माइकल फैराडे ने प्रयोग किया और प्रयोग करके उसने इस दोनों को मिलाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ये सारा हमारा सिलेबस का है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। जैसा प्रयोग हो रहा है वैसा ही हमारे क्लास 12th का सिलेबस भी है। फैराडे ने इसके प्रयोगों को सैद्धांतिक रूप देते हुए, सिद्ध करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और फैराडे के समीकरण को मैक्सवेल ने इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया, जिसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। और मैक्सवेल्स इक्वेशन ये हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा 4 नंबर का चैप्टर है। अगर आप इसको सिलेबस के साथ मिला के देखिएगा तो इसी चारों में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे सिलेबस का एक पार्ट जो इलेक्ट्रिक का पार्ट है वो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का जो पहला पार्ट है चार्ज। अब चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आवेश स्टार्ट ही यहीं से होता है कि आवेश क्या है। तो आवेश क्या है जानने से पहले आप समझिए आवेश का आखिर परिकल्पना क्या है, कैसा होता है आवेश, क्यों होता है आवेश। हम लोग थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये एटम है, मान लीजिए ये Na, ये Cl। Na के जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको समीकरण पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद होता क्या, यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही Na को छोड़कर Cl पर जाता है तो Na के पास डेवलप हो जाता है Na+ और Cl के पास हो जाता है डेवलप Cl-। देखिए Na है, ये Cl है। Na की आवश्यकता है कि यह अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, Cl की आवश्यकता है यह इस इलेक्ट्रॉन को चाहता है। तो वैसे सब्सटेंस या वैसी वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और
जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, ग्रहण करती हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आवेश जो है, सर्वप्रथम जो आवेश उत्पन्न हुआ था, थेल्स ने जिसको उत्पन्न किया था, उसकी वजह जो थी वह घर्षण थी, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। आवेश की उत्पत्ति और भी दो तरह से होती है, जिसमें दो प्रोसेस है, एक है इंडक्शन और दूसरा है कंडक्शन। हम लोग आगे इस सारे के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आवेश की पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए आवेश का क्या कॉन्सेप्ट है। आवेश का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति को बदलता है, इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है उस पर प्लस डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर जाता है उस पर माइनस डेवलप हो जाता है। अब ये दोनों आवेशित हो गए। सोडियम भी आवेशित हो गया, इसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसको हम लोग धनावेशित कहते हैं। और क्लोरीन भी आवेशित हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, हम लोग इसको ऋणावेशित कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर आवेश है क्या, किसको हम लोग आवेश करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आवेश को परिभाषित करें। तो जब आपसे पूछता है कि आवेश क्या है, आवेश को परिभाषित करें, तो सबसे पहले आप टॉपिक दीजिएगा चार्ज। चार्ज लिखने के बाद आप इसको डिफाइन कीजिएगा। आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह चुंबकत्व अथवा विद्युत धारा, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह चुंबकत्व अथवा विद्युत धारा के गुण को दर्शाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। अब इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एक बार परिभाषा इसकी, कि किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह चुंबकीय अथवा विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक अथवा मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। अब इसका हमको एड्रेस लिखना होगा। आवेश का सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आवेश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। सिंबल के बाद आता है इसका SI यूनिट क्या है, तो आवेश का SI यूनिट है कूलम। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है, तो आवेश का फॉर्मूला है Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q बराबर IT, हेंस Q इज इक्वल टू I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा करंट, और इनटू T फॉर टाइम, समय। आवेश, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद हम उसका सिंबल लिखेंगे कि इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट कूलम्ब होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT, Q हो गया आवेश, Q हो गया, I हो गया विद्युत धारा, T हो गया समय, तो Q बराबर IT। नेक्स्ट इसके फॉर्मूला से ही हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन I का हो गया एम्पियर और T का हो गया T, तो हम लोग इसको AT लिख सकते हैं। बहुत जगह बुक्स में एक ही जगह इसका करंट का डायमेंशन I होता है, इसको हम लोग IT भी लिख सकते हैं। और डायमेंशन लिखने का नियम है कि इसके तीनों आयामों M, L और T को रिप्रेजेंट किया जाए। इसीलिए आप इसमें M नहीं है तो M 0 करके देंगे, L नहीं है तो L 0 देंगे, T है और A, ये इसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। A भी हो सकता है और I भी हो सकता है। अब आवेश हम लोग पहले पढ़ रहे थे आवेश के बारे में। हम लोग आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है आवेश क्या है। आवेश क्या है, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। आवेश की परिभाषा लिखने के बाद आप इसको सारे पॉइंट्स को देंगे, सिंबल Q। आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह विद्युतीय अथवा चुंबकीय गुणों को दर्शाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। सिंबल यानी इसका संकेत क्या है, Q। SI यूनिट कूलम्ब, इसका फॉर्मूला Q बराबर IT। Q बराबर I का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, T का मतलब हो गया समय। डायमेंशन, फॉर्मूला से हम लोग डायमेंशन निकालेंगे।
आई करंट के लिए ए या आई समय के लिए कैपिटल टी। डायमेंशन हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसके लिखने का तरीका है, डायमेंशन जब भी लिखते हैं तो इसके तीनों आयामों एम, एल और टी को ज़रूर लिखते हैं। तो एम और एल नहीं है, इसलिए m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t a। अब आवेश कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आप लोग पढ़े हुए हैं पहले। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग धनावेश कहते हैं, दूसरा है निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि Na पर Na+ हो गया था पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज Cl पर Cl- हो गया था निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू हुआ था। आवेश सबसे पहले अंबर को थेल्स ने रगड़ा था ऊन के कपड़े से और रुई के और सिल्क क्लॉथ से। रगड़ने के बाद वह छोटे छोटे कणों को एक दूसरे से आकर्षित करता है। प्रयोग आप भी कर सकते हैं। कागज़ के एक टुकड़े पर आयरन कर दीजिए, आयरन करने के बाद उसको टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन से सटाइए। आप देखेंगे कि वह थोड़ी देर के लिए उससे चिपक जाएगा। वह चिपकना क्यों है? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। वहाँ चार्ज की उत्पत्ति हुई, जो चार्ज की उत्पत्ति हुई वो बाई फ्रिक्शन। आवेश की उत्पत्ति होती है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। फ्रिक्शन की वजह से आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? फ्रिक्शन का क्या मतलब है? फ्रिक्शन का मतलब है कि जब 2 सतह एक दूसरे से रगड़ाते हैं, जब 2 सतहों में एक दूसरे से रगड़ होता है। जाड़े के दिनों में आप जब स्वेटर खोलते हैं तो स्वेटर खोलने में उसमें चिट की आवाज़ आती है। बाल में जब आप कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद जब आप कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह टुकड़े को कंघी आकर्षित कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होता है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है फ्रिक्शन के द्वारा। आवेश की कैसे उत्पत्ति होती है? हमारे 2 वस्तु हैं, ये दो वस्तु जब एक दूसरे से घिसते हैं तो घिसने के बाद क्या होता है? इसका कुछ कण इस पर चला जाता है। एक पदार्थ का कुछ कण दूसरे पर चला जाता है। आपके पास एग्जाम्पल था Na+ और Cl-। देने वाला राजा, लेने वाला रंग। जिससे आवेश जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा आवेश की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल भी आपको पूछ सकता है कि फ्रिक्शन के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन के द्वारा जब आवेश की उत्पत्ति होती है तो आप जानते हैं कि जब फ्रिक्शन के द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक टेबल बना लीजिए पॉजिटिव चार्ज, दूसरा टेबल बना लीजिए नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है? जब वूलन क्लॉथ को ग्लास के रॉड से रगड़ा जाता है, जब वूलन क्लॉथ को अंबर से रगड़ा जाता है, यही हमारा बेसिक प्रयोग है।
जब उलेन क्लॉथ को अंबर से रगड़ा जाता है तो उलेन पर पॉजिटिव चार्ज, अंबर पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, जब रबर शूज को कारपेट या आप किसी भी प्लास्टिक का उदाहरण ले सकते हैं, प्लास्टिक, जब रबर शूज पहनकर हम लोग कारपेट पर चलते हैं या प्लास्टिक पर चलते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्वेश्चन यही आएगा आपके पास कि जब उलेन क्लॉथ को अंबर पर से रगड़ा जाता है तो उलेन क्लॉथ पर क्या डेवलप होता है, तो उलेन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंबर पर क्या होता है, निगेटिव होता है। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो सिल्क पर निगेटिव डेवलप होता है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव डेवलप होता है। रबर शूज कारपेट मीन्स प्लास्टिक, तो जब प्लास्टिक के साथ इसको रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज होता है और रबर शूज पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक, इस पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी पर, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।